हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 और हमारे चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। सेमेस्टर 1 का 5 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। इससे पहले का एक 4 चैप्टर छूटा हुआ है हड़प्पा सभ्यता, तो उसको हम इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका समय अवधि था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय अवधि था 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो हम जानते हैं कि आर्य भारत आए थे, और हमें बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो भारतीय हैं वो आर्यों के ही वंशज हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत को एक और नाम जैसे आर्यवर्त से भी पुकारा जाता है। तो मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो मैक्स मुलर मानते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य जब भारत आए और उन्होंने जो सभ्यता यहाँ जो सभ्यता का निर्माण किया, उसे ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कैसे थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। एक मार्क्स में ये पूछता है कि वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। तो सबसे छोटा कुल था, उससे बड़ा ग्राम था, उससे बड़ा विष था, उससे बड़ा जन था, और उससे बड़ा राष्ट्र था। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगेन 1 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वेदों को क्या कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अब हम देखेंगे ऋग वैदिक समाज। तो एक एक करके हम पहले ऋग वेद के बारे में पढ़ेंगे, देन हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक समाज। ऋग वैदिक काल का समाज कबीलाई समाज था, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वे जाते रहते थे और कबीलों में रहते थे, जो जाति और पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। तो उनका आधारित किस पे था? जाति और पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसके लिए ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग हुआ है। कुल का प्रमुख कुलप कहलाता था। जैसे परिवार के लिए ऋग्वेद में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, और परिवार का जैसे प्रमुख सदस्य होता है, तो कुल का प्रमुख सदस्य कुलप कहलाता था। परिवार का वरिष्ठतम सदस्य कुलप के पद को सुशोभित करता था। वरिष्ठतम सदस्य मीन्स जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था, वो कुलप के पद को सुशोभित करता था। इन्हें परिवार के संबंध में नियमन बनाने का अधिकार था, यानी कि नियम बनाने का अधिकार था। चूंकि रक्त संबंधों से पृथक सामाजिक परंपरा की शुरुआत नहीं हुई थी, इसलिए इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। इसके अंतर्गत 3-4 पीढ़ियां संयुक्त रूप से निवास करती थी, यानी कि संयुक्त परिवार में ही रहने की परंपरा का चलन था, और परिवार के सारे सदस्य एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में हमें सामाजिक गतिशीलता भी दृष्टिगोचर होती है। इस समय वर्ण विभाजन का आधार कर्म था। तो ऋग्वैदिक काल में हमें सामाजिक गतिशीलता, यानी कि समय के साथ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है समाज में। इस समय एक वर्ण विभाजन, समाज का विभाजन कर्म के आधार पर होता था। आगे हम पढ़ेंगे कि 4 भागों में विभाजित था वर्ग, जिसमें पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र आते थे। उसमें भी लोगों का मानना था कि ब्राह्मण का जो उद्गम हुआ है वो परम पुरुष के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का उद्गम उनकी भुजाओं से हुआ है, वैश्य का उद्गम उनके जांघों से हुआ है, और जो शूद्र होते थे उनका उद्गम उनके पैरों से हुआ है। और इसी के आधार पर वर्ण में उनकी जो होती थी मान सम्मान किया जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि वर्ण विभाजन का जो आधार था वो कर्म था। इस गतिशीलता का उदाहरण हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ एक बालक कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माताजी चक्की चलाती है। इस तरह विभिन्न व्यवसायों को करते हुए हम एक साथ निवास करते हैं। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें दिखाई पड़ता है
सामाजिक गतिशीलता दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार लोग अलग अलग कार्यों में रहते हुए पर भी एक साथ निवास करते थे। तो जहाँ एक बालक कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं, मेरी माताजी चक्की चलाती है और अलग अलग कार्य करते हुए भी हम एक साथ निवास करते हैं। आगे हम देखेंगे ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी। तो ऋग वैदिक काल के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्पी, वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा प्रणाली और स्वरूप, ये सभी को हम देखेंगे। कृषि में हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में हम कृषि के साक्ष्यों को देखते हैं। पशु आधारित समाज से कृषि आधारित समाज की ओर संक्रमण करना। तो जो समाज जो पहले था वो पशु आधारित समाज था, लेकिन अब जो लोग थे वो कृषि की ओर बढ़ रहे थे। कृषि की महत्वपूर्ण सीमित भूमिका थी। कृषि से जुड़ी शब्दावली निर्वाह पद्धति प्रचलित थी। पशुपालन में अश्व और गाय प्रमुख था। तो अश्व जो है वो गतिशीलता का प्रतीक था और क्षेत्र विस्तार का प्रतीक था। और गाय जिसे अघन्य कहा जाता था। अघन्य कहने का मतलब है जिसका वध ना किया जा सके, जिसको मारा ना जा सके। तो ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि अघन्य ऋग्वैदिक काल में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन में रहेगा गाय, तो आपको गाय पे टिक करना है। सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु, तो क्या था, पशुपालन जो था वो सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था क्योंकि पहले लोग उसी पर आधारित थे। कई भाषागत अभिव्यक्ति प्राप्त होता है, यानी कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था। जैसे हमने देखा कि गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार गवृष्टि गाय के लिए पुत्री दोहिता शब्द का प्रयोग किया गया है पुत्री के लिए। गोधुली शब्द का प्रयोग किया गया है संध्या के लिए और गस्यतु का प्रयोग किया गया है चारागाह के लिए और गोमत शब्द का प्रयोग किया गया है धनी व्यक्ति के लिए। अब हम देखते हैं कि अश्व जो है वो गतिशीलता का प्रतीक था। ऋग्वैदिक काल में घोड़े का उल्लेख 215 बार हुआ है, वहीं गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल होगा और 1 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप अपने माइंड में सेट करते जाइए। शिल्पी, तो शिल्पकार क्या क्या बनाते थे, तो यहाँ हम देखेंगे वे बढ़ईगिरी का कार्य करते थे, यानी लकड़ी से वस्तुएं बनाते थे। धातुगिरी, जिसमें वे तांबा, कांसा और सोना धातु का प्रयोग करते थे। धातुओं को अयस्क कहा जाता था। बुनकर, वे बुनाई भी करते थे और कुंभकार थे। सामाजिक आवश्यकता के अनुकूल तो समाज की आवश्यकता के अनुकूल वे चीजें बनाते थे और धीरे धीरे इसी तरह विकास होता गया। वाणिज्य व्यापार, तो वाणिज्य व्यापार कैसा था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना, यानी कि आप किसी को, आपके पास कुछ चीजें ज्यादा है तो आप उसको अपनी चीजों को कुछ थोड़ा बहुत दे के और उससे अपने जरूरतमंद के चीजें दूसरों से लेते हैं, उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। मुद्रा प्रणाली, तो मुद्रा प्रणाली में क्या था, करारोपण के अभाव में मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं था। निसक मुद्रा जो था, निसक सोने का आभूषण, शतमान गायों के, निसक शब्द का प्रयोग किया गया सोने के आभूषण के लिए और शतमान गायों की संख्या को संकेत करता है। बलि, स्वैच्छिक कर देने का प्रचलन था, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। स्वरूप, पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता, आवश्यकता के अनुसार लगातार सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलता है। कृषि से जुड़े शब्द हैं, लांगल जो हल के लिए प्रयोग किया जाता था, हल रेखा के लिए सीता, उर्वरा कृषि योग्य भूमि, करिशु खाद का प्रतीक था। अब जिसे हमने सब कुछ पॉइंट में देख लिया है, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, उसी को प्रॉपर वे में लिखा गया है। ऋग्वैदिक काल में हमें अर्थव्यवस्था के 2 स्वरूप प्रलक्षित होते हैं, कृषि और पशुपालन। लेकिन राज्य की अवधारणा के विकास के अभाव में पशुपालन की तुलना में कृषि की सीमित उपयोग देखते हैं। वस्तुतंत्र हमें एक प्रकार से पशुपालन से कृषि की ओर संक्रमण काल देखने को मिलता है, जहां आयोग द्वारा कृषि निर्वाह अर्थव्यवस्था तक सीमित थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में हमें कृषि से जुड़ी हुई कई भाषागत अभिव्यक्ति देखने को मिलते हैं, जो एक प्रकार से आर्यों के
आर्यों के सीमित कृषि कर्म को इंगित करते हैं, जैसे हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग, हल रेखा के लिए सीता शब्द का प्रयोग और खाद के लिए करीसु शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद का चौथा मंडल आर्यों के कृषि विज्ञान को भी दर्शाता है, जैसे इन्हें जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, साथ ही ये कृत्रिम सिंचाई पद्धति से भी परिचित थे। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशु प्रधान अर्थव्यवस्था, मूल्य रूप से दो प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता था, अश्व और गाय। इन दोनों पशुओं की उपयोगिता समकालीन अर्थव्यवस्था के अनुरूप थी। जहां अश्व क्षेत्र विस्तार और गतिशीलता को दर्शाता था, वहीं गाय आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऋग्वेद में इन दोनों प्रकार के पशुओं के लिए जितनी बार चर्चा हुई है वह क्रमशः 215 बार और 176 बार प्रयुक्त हुआ, जो क्रमशः समकालीन अर्थव्यवस्था की उनकी भूमिका और उपयोगिता दोनों को दर्शाता है। ऋग्वेद में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से गायों को केंद्रित करते हुए कई प्रकार के शब्दावली हमें देखने को मिलती है, जैसे पुत्री के लिए दुविधा, संध्या के लिए गोधुली, युद्ध के लिए गवष्ठी और धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग। अर्थव्यवस्था में गाय की बढ़ती हुई भूमिका को इससे भी समझा जा सकता है कि गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, और अघन्य का अर्थ होता है जिसका वध न किया जा सके, जिसका तात्पर्य इसका वध नहीं किया जा सकता। घोड़े और गाय के अलावा ऋग्वैदिक आर्यों के द्वारा भेड़ और बकरियों के लिए पालन की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप कई प्रकार के उपयोगी कर्मों को भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर रथ निर्माण करने वाले, बढ़ई, स्वर्णकार, धातु का काम करने वाले और अन्य प्रकार के अस्कियों का वर्णन मिलता है। जैसे पीछे बताया, अस्क धातु के लिए प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक आर्यों को धातु का ज्ञान था। यह इस शब्द से ज्ञात होता है कि धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ ही धातु परिशोधन का भी ज्ञान था। वाणिज्य व्यापार का प्रश्न था तो आर्यों द्वारा गैर आर्य समूह के साथ वस्तु विनिमय का कार्य करते थे। ऋग्वैदिक में एक स्थान शब्द का प्रयोग हुआ है जो व्यापारिक समूह की ओर इंगित करता है। यह व्यापारिक समूह और गैर आर्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऋग्वैदिक काल में शुद्ध पर धन लेने के भी चर्चा प्राप्त होती है, जो कहीं न कहीं वाणिज्य एवं व्यापार के लिए विकास की ओर इंगित करता है। ऋग्वैदिक एक स्थान पर निषक और एवं शतमान शब्दों का उल्लेख हुआ, जो यह दर्शाता है कि आर्यों को गणना का ज्ञान था। हालांकि मुद्रा प्रणाली के विकास के अभाव में निष्क शतमान की गणना मुद्रा के रूप में नहीं की जा सकती है। निष्क जहां स्वर्ण आभूषण को इंगित करता है, वहीं शतमान गायों की संख्या को दर्शाता था। ऋग्वैदिक काल अपनी प्रजा से एक प्रकार का कर बलि लिया करते थे। तो कर बलि जो था वो एक प्रकार का कर था, टैक्स था, लेकिन यह नियमित कर ना होकर स्वैच्छिक उपरोक्त तथ्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता थी। तो जो कर लिया जाता था बलि, वो कोई जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता था, यह एक स्वैच्छिक कर था। और इस प्रकार हम उपरोक्त तथ्यों से देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो थी उसमें पर्याप्त गतिशीलता देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में धर्म। तो धर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया, 5 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण, व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर देवताओं का निवास स्थान निर्धारण, लोक के आधार पर देवताओं का स्थान निर्धारण, बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख करना, और 5वां है आराधना का उद्देश्य। तो प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण यानी कि पुरुष भाव की प्रधानता थी, और व्यवहारिकता के आधार पर जो देवताओं का स्थान निर्धारण किया जाता था, जैसे वर्षा का देव इंद्र थे, और किलों को नष्ट करने वाले पुरंदर थे, और पुरभिद्र जो है वो जल को उन्मुक्त करने वाला देवता था। लोक के आधार पर तो पृथ्वी लोक के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति इत्यादि को माना जाता है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत आदि को माना जाता है, और आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, वृषभ आदि को माना जाता है। उपनिषदों की संख्या, तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 थी, महापुराणों की संख्या 18 थी, और वेदांग की संख्या 6 थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा।
अग्नि जो है उनका 200 सूक्त था, उन्हें घर घर का देवता माना जाता था और यज्ञ का देवता माना जाता था। भूमिका, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका। अग्नि की जो क्या भूमिका थी, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका। वरुण जो थे वो 30 सूक्त पाया गया है। श्रितसई गोपा कहा गया है। इसमें श्रित का अर्थ प्राकृतिक नियमों का रक्षक बताया गया है। इन्हें दिन और रात का कर्ता भी माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोगों का झुकाव धर्म की ओर जबरदस्त था। लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण कर दिया था। देवों में भी पुरुष भाव की प्रधानता थी। व्यवहारिक उपयोगिता के आधार पर देवताओं का स्थान निर्धारण किया गया था। इंद्र को प्रथम स्थान पर दर्जा दिया गया था, जिसके 250 सूक्त थे, जो वर्षा के देव थे। इंद्र के साथ ही पुरंदर किले को नष्ट करने वाला तथा पुरभिद्र जल को मुक्त करने वाला, इनको भी प्रथम स्थान पर नियुक्ति मिली थी। दूसरे स्थान पर अग्नि, जिसके 250 सूक्त थे, इन्हें घर घर का देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाला माना जाता था। ऋग्वेद में नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो इस प्रकार हमने ऋग वैदिक काल पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चीजें समझ में आ रही हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पढ़ाई से रिलेटेड और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।